टैरिफ बैरियर मैंने पहले वाले वीडियो में बताए थे, अब ये नॉन टैरिफ बैरियर है, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या चीजें होती हैं। तो टैरिफ बैरियर तो पहले पता चला आपको कि गवर्नमेंट ये उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए जो टैक्सेस लगाती है उसको बोलते हैं हम लोग टैरिफ बैरियर। अब जो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, ये एक तरीके से स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड कि इनको अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो आप सामान बेच ही नहीं पाओगे। जैसे पहला लिखा है कोटा। कोई भी कंट्री से एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इससे ज्यादा आप सामान उस कंट्री से नहीं खरीद सकते हो। जैसे 5G जब बन रहा था, 5G टेक्नोलॉजी अपने यहाँ पे लग रही थी, तो उस टाइम पर जो एयरटेल था और जियो और वोडाफोन, तो ये तीनों जो कंपनियां थी, ये क्या कर रही थी, ये जैसे एयरटेल है, ये कह रहा था मैं चाइना से लूंगा। ये जियो बोल रहा था कि मैं लूंगा कोरिया से लूंगा। और ये वीआई कह रहा था कि मुझे जहां मिल जाए सस्ते में वहां से ले लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि कोटा फिक्स कर दिया गया कि आपको हर एक जगह से थोड़े थोड़े कंपोनेंट लेने हैं, आप किसी भी एक कंट्री पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं करोगे। ये कह दिया गया कि 40% से ज्यादा किसी भी कंट्री से कोई सामान नहीं खरीद सकते हो। तो ये कोटा कहलाता है, ये नॉन टैरिफ बैरियर में आता है। आगे दिया हमारा प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होता है कि कोई प्रोडक्ट किस तरीके का बना हुआ है, वो अपने स्टैंडर्ड पे खरा उतरा है कि उसमें कोई कमी है। जैसे ये मानिए, कहा गया है मोबाइल फोन के लिए, कहा गया है कि मोबाइल फोन हो तो उसमें ये देखा जाता है कि बैटरी आज के टाइम में मानिए 4000 mAh से कम की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कहा जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कंपनीज हैं, वो आज अगर वो खराब बैटरी यूज कर रही हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट स्टैंडर्ड उनका सही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन वो मार्केट में सामान बेच ही नहीं पाएंगे, उन पर रोक लगा दी जाएगी। जैसे मानिए कार है, ठीक है, तो कार हमारे पास BMW की कार है, 50 लाख रुपए की खरीदी है आपने कार, ठीक। अब क्या है कि इतनी अच्छी कार इतनी महंगी होने के बाद भी इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ये पहले चेक कर लेती है कि जो स्टैंडर्ड है, सेफ्टी स्टैंडर्ड, वो सारे मेंटेन किए गए हैं, ऐसा नहीं कोई कम है। अगर कोई कम है तो उसको आप पहले ठीक करिए, इसके बाद ही आप सामान यहाँ पे बेच पाओगे। तो ये प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हो गया। फिर आता है प्रोडक्ट लेबलिंग। तो लेबलिंग का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसमें पूरी लेबल लिखा होगा कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ठीक है, उसकी एक्सपायर डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, वो सारी चीजें दी होती हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर हुई है, ठीक, उसकी ईमेल आईडी तक दे दी हो जाती है। तो ये सब उसमें लेबलिंग होनी चाहिए। बिना लेबल के आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट है क्या, ठीक, उसका नाम क्या है, कंपनी कहाँ से आया हुआ है, उसमें एक्सपायर कब है, तो ये सब देखा जाता है, लेबल होना चाहिए। फिर वो किस कंट्री में बना, मेड फ्रॉम कहाँ पर की है वो, मेड इन चाइना है या मेड इन कोरिया, तो ये भी लिखा होना चाहिए। फिर ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब होता है नाकाबंदी या तालाबंदी, कि किसी चीज को ब्लॉक कर देना। जैसे अगर मानिए पाकिस्तान और इंडिया का अगर वार होता है, ऐसी कंडीशन में इंडिया पाकिस्तान को क्या बेचता है, तो बेचता है वो साल्ट, नमक बेचता है। तो नमक पे वो पूरी तरीके से इंडिया बैन लगा देगा कि अब पाकिस्तान बिना नमक का खाना खाए। ठीक है, तो ब्लॉकेज होता है कि जब किसी दो कंट्री से अगर लड़ाई हो रही होती है तो उस कंडीशन में पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे अगर याद हो, लड़ाई हो रही थी रसिया और उसकी लड़ाई हो रही थी, किसकी हो रही थी, रूस की, यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही थी, ठीक है, तो रशिया एंड यूक्रेन, इन दोनों की लड़ाई हो रही थी। तो क्या हुआ कि बाकी कंट्रियों ने इन दोनों पे रसिया पे बैन लगा दिया था कि आप कोई भी सामान बाहर बेच ना पाओ। तो उसे बोलते हैं ब्लॉकेज। फिर आगे है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि कोई सामान है, उसमें अपने कंट्री के इक्विपमेंट का यूज करना है। जैसे मानिए इंडिया कह रही है कि हम कहीं से भी, हम चाइना से भी सामान खरीदेंगे, ठीक है, चाइना की कंपनियों से बोल दिया, लेकिन आपको जो उनमें सामान में जो छोटे छोटे पार्ट हैं, उनको आपको इंडिया से परचेज करना पड़ेगा। परचेज करो, फिर आप चाइना में ले जाओ, वहां पे जाके असेंबल करो, असेंबल करने के बाद वापस इंडिया में आके बेच दो। तो वो होता है डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की, जो भी सामान हम खरीदेंगे लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज हमारी कंट्री का भी होना चाहिए, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी ग्रो करे। फिर लिखा है पैकिंग अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। जो पैकिंग होती है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन थी पहले कंपनी, ठीक है, तो वो लोग प्लास्टिक का यूज करती थी, लेकिन अब प्लास्टिक बैन कर दिया गया है, ठीक है।
तो प्लास्टिक की जगह यूज क्या हो रहा है, अब पेपर यूज हो रहा है। जब पेपर यूज हो रहा है तो इससे फायदा ये होता है कि पेपर को इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। प्लास्टिक को हम लोग दोबारा से यूज नहीं कर पाते थे, कई बार होता था गंदगी बहुत ज्यादा फैल जाती थी, समुद्र में आके मिल गया। तो इन सबको रोकने के लिए पैकिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। फिर आगे लिखा है हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर याद हो आपको, एक टाइम जब मैगी की बात करते थे, ठीक है, तो मैगी में क्या हो गया था, वो सेफ्टी स्टैंडर्ड पूरे नहीं कर रही थी। तभी पीएम ने हमारे बैन लगा दिया था, जब नए नए पीएम बने थे मोदी, तो उन्होंने बैन लगा दिया था। तो हेल्थ स्टैंडर्ड देखने होते हैं कि जो खाना है हम लोग खाएंगे वो सिर्फ टेस्टी ना हो। मैगी ने टेस्टी बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट जो 2% डालना चाहिए था, वो 3% डाल दिया था। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो चीज हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो गई। तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो हेल्थ के स्टैंडर्ड को पूरा करे सामान। अगर वो पूरा नहीं करता है तो उसको बैन कर दिया जाएगा, वो इंडिया में बेच ही नहीं पाएगा सामान। फिर आगे लिखा है टेक्निकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो टेक्निकल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज है उसकी टेक्निकल चीज को जांचना। जैसे एक्सरे मशीन है, ठीक है, एक्सरे मशीन किसी कंट्री से परचेज की गई है, तो इंडिया पहले उसको जांच लेगा। ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं इसमें कोई साइड इफेक्ट हो, या कोई सामान आ रहा है, ठीक है, तो सामान जब इंडिया में आता है तो एक मशीन लगी होती है, चेक करती है कोई उसमें बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं है, कोई इलीगल चीज तो नहीं है। तो अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू चेक कर लेती है कि कोई भी चीज कमी ना हो। या फिर कोई चीज आ रही है तो उसको पहले जांच लिया जाता है कि हाँ वो सही है कि वो खराब तो नहीं है, तो फिर बोलते हैं टेक्निकल फॉर्मेशन। फिर आता है वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपने खुद के डिसीजन लिया, अपने खुद तरीके से डिसीजन लिया, तो फिर बोलते हैं वॉलेंट्री एक्सपोर्ट डिसीजन। सॉरी, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे ये मानिए कोई कंट्री से आपने कहा कि हम आप आपके सामान पे बैन नहीं लगाएंगे, आप खुद उसको रोक दीजिए, ताकि हमारे यहाँ पर वो चीज, हमारे जैसे ये मानिए कि अगर ब्रिटेन से कोई सामान आ रहा है, ठीक है, तो ब्रिटेन से आ रही है कोई ज्वेलरी टाइप की, ठीक है, तो ज्वेलरी इंडिया में आ रही है, गोल्ड। तो गोल्ड जब आ रहा है तो जितना चाहिए उतना आ चुका है, अब वो लोग और भेज रहे हैं, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप और मत हमारी कंट्री में डंप करिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो हमारी लोकल जो इंडस्ट्रियां हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। तो उसको बचाने के लिए ये उनसे रिक्वेस्ट की जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब होता है जो टैरिफ बैरियर है, ठीक है, तो टैरिफ बैरियर में गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उन पे, उनको बोल देते हैं हम लोग टैरिफ, बोलते हैं टैक्स लगाने को ही, कि सामान को देख के। और जो ये नॉन टैरिफ होती है ये स्टैंडर्ड देखते हैं कि सामान किस तरीके का है, उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रेड टॉपिक हो गया।